हद तक एयर पोल्यूशन हो रहा है। 23 करोड़ व्हीकल पर्सनल ट्रांसपोर्ट के इतनी हार्मफुल गैसेस एमिट कर रहे हैं कि 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज भी हमारे रिवर को गंदा करती जा रही है। साथ ही इंडिया वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है विश्व भर में। साथ ही टॉप 10 इंडस्ट्रियल नेशन जिनके पास में अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन और रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू ऑल दीज पॉल्यूटिंग फैक्टर्स। और इसीलिए सरकार ने अगला कॉन्सेप्ट बनाया सीपीसीबी। सीपीसीबी के ऊपर 4 से लेके 6 मार्क की केस स्टडी देखी गई है आज दिन तक सैंपल पेपर्स में। जितने भी आपको सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, प्री बोर्ड में आएंगे, आगे भी आएंगे, स्पाइरल में दिए हैं, सब सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। तो सीपीसीबी की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 4 से लेके 6 मार्क्स। सीपीसीबी का पूरा नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक बोर्ड, जिस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड है वैसे ही सीपीसीबी है, जिसके 2 एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, 2 चीजें रोकना, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। इसको सेटअप किया गया था 1974 में, जिसके स्टेट लेवल बोर्ड्स हर स्टेट में देखने को मिलेंगे। इनके 2 काम होते हैं। पहले पॉल्यूशन के कारण को इन्वेस्टिगेट करना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना कि भाई देखो तुम कितने नालायक हो, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, कितने सारी गंदगी आप लोगों ने फैला रखी है। जिसमें सीवरेज के स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना, एफ्लुएंट और एमिशन स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करना और व्हीकल का पीयूसी वगैरह ये मैंडेटरी सीपीसीबी करवाता है। ये बोर्ड सरकार को टेक्निकल असिस्टेंस देता है कि हम कैसे हमारे कुएं और हमारी स्ट्रीम्स और हमारी वाटर बॉडीज को क्लीन कर सकते हैं और कैसे हम एयर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ये 3 मार्क्स का इंट्रोडक्शन है। साथ ही ये जो बोर्ड है ये सरप्राइज और स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन करवाता है अलग अलग वाटर और एयर पोल्यूशन बॉडीज के, और ये मास मीडिया और अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं सो दैट लोग ऐसी महान हरकतों में ना आए। मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, राइट, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग कर लाए, ये सब सीपीसीबी की मुहिम है। द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, पीसीबीस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मैनुअल कोड्स एंड गाइडलाइंस, जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, आम आदमी इस कोड्स, इस गाइडलाइंस को डाउनलोड कर सकता है सीपीसीबी की वेबसाइट से जाकर के। क्या पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे पॉल्यूशन कम किया जाए, कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव किया जाए। मैक्सिमम फॉर्म्स आपके सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। अब जमाना गया कि सीए के रजिस्ट्रेशन के लिए, सीएमए के रजिस्ट्रेशन के लिए 20-20, 25-25 पेपर फोटोकॉपी करवा करके फिर मेंबर से साइन करवा करके और वहां दिल्ली भेजने पड़ते थे, कानपुर भेजने पड़ते थे। फिर वहां से लेटर आता था कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर बुक्स आती थी कहीं और से। इस पूरे प्रोसेस में 1.5-2 महीने 3 महीने लग जाते, कई बार तो एग्जाम आ जाते, बुक नहीं आती। ये सारा का सारा सिस्टम एसएसपी पे चला गया, सेल्फ सर्विस पोर्टल पे चला गया। अब आपको मेंबरशिप लेने तक कोई भी कागज फिजिकली भेजने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम फॉर्म्स फिजिकली भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई स्पेशल केस है, ठीक है, जैसे डिसेबिलिटी वगैरह, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वहां भेजने रहते हैं। बाकी सारा काम एसएसपी पे हो गया, मेंबरशिप एप्लीकेशन तक हो गया, सारा काम मेल ने इसने रिप्लेस कर दिया। पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। साथ ही एयर क्वालिटी डिस्ट्रिक्ट पीरियोडिक लेवल पर हर बार इंस्पेक्ट करवाना इसकी जिम्मेदारी है, सो दैट जो एफ्लुएंट और गैसेस एमिशंस है वो कंट्रोल किए जा सके और एयर क्वालिटी डाटा मेंटेन किया जा सके, जिससे एक्यूआई निकलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये सारा काम सीपीसीबी करता है। द बोर्ड also collects, collect and disseminate technical and statistical data। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। डेटा को कलेक्ट करना, कोलेक्ट मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना, और डिसेमिनेट मतलब उस डेटा को फैलाना।
उस डेटा को अलग अलग यूजर्स को, अलग अलग वेबसाइट्स को देना, ताकि ये पता पड़ सके कि देश में कुएं कितने हैं, लेक कितने हैं, क्रीक्स कितने हैं, पॉन्ड्स कितनी हैं, टैंक कितने हैं, ड्रेन्स कितनी है, नालियां कितनी हैं, कैनाल्स कितनी हैं, पूरा जितना फेंक सको फेंको पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इस सीपीसीबी बहुत सारे मेजर्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए, वातावरण मंत्रालय, वातावरण मंत्री भी अपॉइंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स may not yield reward unless we consciously adopt a pattern of sustainable development। बस शुरू हो ही रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने ही वाला है, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन हमें सिर्फ एक चीज देगी, गालियां, कि हमारे पिताजी पापा कृतार्थ हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए, सब खा गए, ऐश करी ऐश, सब खा गए पैसा, और पैसा छोड़ा तो भी रिसोर्सेस नहीं छोड़ के गए, सारा पेट्रोल पी गया, 10-10 गाड़ियां मेंटेन की तो गाली पड़ेगी। वो गाड़ी के लिए आपको शाबाशी नहीं देंगे, गालियां देंगे कि देके भी गए तो कौन सी गाड़ी, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल आपके पोते होते होते, बच्चे होते होते हो जाए, क्या पता। तो इसलिए बहुत जरूरी है अल्टरनेट मोड्स पे शिफ्ट होना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर चलना, ताकि हम हमारे फ्यूचर जनरेशन से गालियां ना सुने। तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेस को बचाना, प्रेजेंट डिमांड्स को फुलफिल करते हुए, ये नहीं आज अपनी भूख आप मार दो, खाना खाओ कम खाओ, ताकि फिट भी रहोगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा भी जाओगे। वैसे भी पूरी दुनिया कह रही है फिटनेस, ये वो। तो डेवलपमेंट ऑफ एनहांस आवर करंट लिविंग स्टाइल्स विदाउट कंसर्न फॉर पोस्टरिटी विल डिप्लीट द रिसोर्सेज एंड डिग्रेड द एनवायरनमेंट एट अ ग्लेंस। हम एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए आए, और फिर रास्ता आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिनका प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो यहाँ से तो फोटो ले ही सकते हैं और गूगल पे खूब सारी मिल जाएगी। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो अब हमको पढ़ना है। चैप्टर के 2 पार्ट थे, एनवायरनमेंट खत्म हो चुका है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चालू हो रहा है। जिनका एनवायरनमेंट बाकी रहा वो मुझे सैटरडे को संपर्क कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम हुआ आप मुझे बता देना, तो आपको एनवायरनमेंट में रिवाइज करा दूंगा, और नहीं तो रिकॉर्डिंग तो है ही है। और नहीं तो पूरे चैप्टर में एक ही चीज काम कर रही है, कॉमन सेंस। क्या आपको ये नहीं पता एनवायरनमेंट क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? फिर भी कोई टॉपिक में डाउट हो तो मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए। क्लियर? आगे बढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको 10th क्लास में भी बताया था। ये 2 सर्कल 3 सर्कल है। सबसे पहले सर्कल में लिखा है इकोनॉमी। क्या लिखा है? इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी से ही तो इकोनॉमी का जन्म हुआ। भारत सभ्यता, तो भारत सभ्यता ही नहीं होती तो भारतीय इकोनॉमी कहां से होती, और भारतीय इकोनॉमी नहीं होती तो एग्रीकल्चर कहां से होता। तो इकोनॉमी से बड़ा होता है सोसाइटी। क्या होता है? और दोनों आते हैं किसके अंदर? एनवायरनमेंट के अंदर। तो अगर आप इकोनॉमी भले ही कितनी भी अच्छी ग्रो कर लो, लेकिन अगर आप अपने एनवायरनमेंट को खत्म करते जाओगे, दैट मीन्स आप सर्वनाश कर रहे हो मानवता का। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं है। तो एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। कोई भी ऐसे इकोनॉमी नहीं होती जहाँ एनवायरनमेंट की बिल्कुल 12 बजा रखी हो और इकोनॉमी ग्रो कर रही हो। अगर ग्रो कर भी रही है तो वो रियल सेंस में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वहां बर्थ रेट डेथ रेट सबकी 12 बजी होगी। एनवायरनमेंट में लोगों को, इकोनॉमी में लोगों को बीमारियां फैली होंगी क्योंकि एनवायरनमेंट खराब है। सांस लेना मुश्किल हो गया होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल हमने कोरोना झेला है, समझा है, देखा है। घर के परिवार के जाते हुए लोग देखे हमने। ये एनवायरनमेंट के साथ दुष्परिणाम के कारण है।
तो सबसे पहले development ignores repercussions on environment will destroy the environment that sustains the life forms. बहुत सारे जीव जंतु आज देखने को भी नहीं मिलते, कल ही समझाया था मैंने आपको, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं कितने एनिमल्स। इसीलिए पूरा जगत चाहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ ऐसा डेवलपमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी एक एसोसिएशन है, ये भी कहता है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। ये डेफिनेशन कोई मेरे मन की नहीं है, ये प्रेजेंट जनरेशन की नीड को सेटिस्फाई करते हुए फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचाना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन यूएनसीईडी ने दी है। किसने दी है बोलो? यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। द ब्रिटलैंड कमीशन, एक और कमीशन बनी जिसने भी बोला कि फ्यूचर की जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एटलीस्ट अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, पोतों के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन मतलब बेटे बेटियां बेटों, जेंडर इक्वलिटी, नालायक, फ्यूचर जनरेशन, बेटा बेटी ऐसे बोलता तो हाँ, तो प्रोटेक्टिंग द, बेटे कुत्ते होते हाँ, तो प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, हाँ उसमें मैं भी आ रहा हूँ, क्या करें, हाँ, अकॉर्डिंग टू इट शुड हैव एटलीस्ट we should leave to the next generation a quality of life assets no less than what we have inherited। कम से कम हमें जो मिला आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते तो वो तो छोड़ के चले जाओ कम से कम। The present generation can promote development that enhances natural and built environment that are compatible with। सबसे पहले अपने नेचुरल एसेट्स को बचाओ। पूरा जमाना लगा है मोबाइल फोन पे, 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया आपने, खाना नहीं खाता है वो बिना मोबाइल देखे, जिसका दुष्परिणाम टेस्ट बड्स खत्म हो रहे हैं, पता नहीं पड़ रहा है आदमी मीठा खा रहा है कि कड़वा खा रहा है, क्या खा रहा है, बस खाता रहेगा है बकरी की तरह। नेचुरल आपने रखा ही नहीं कुछ, पबजी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, किसी को आज की फिजिकल एक्टिविटीज पता ही नहीं है। आप लोगों ने, हमारी जनरेशन में हमने जो गेम्स खेले वो आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, और आपके बच्चे जो वो तो पता नहीं क्या ही देखेंगे, मशीनी दुनिया, बस कुछ है कि काम है जो मशीन नहीं कर पा रही। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एसेट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम एंड अवॉइडिंग द इंपोजिशन ऑफ एडेड कॉस्ट और रिस्क ऑन फ्यूचर जनरेशन। हम ये भार बढ़ा रहे हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन पे। आज अगर आप मजे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आगे नेक्स्ट 2-3 जनरेशन को गरीब बना के जाओगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस मैट्रिक्स की तरह है, इसके वर्ड्स दिख रहे हैं उसमें, ठीक है। वैल्यू क्रिएट करिए, वेस्ट को एलिमिनेट कीजिए, इंडिपेंडेंस रखिए, एनर्जी फ्लो, शेयर नॉलेज, आएगा नहीं एग्जाम में, ताकि आप प्लेनेट और पीपल सबकी इज्जत कर सकें। इसके आप देखोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 कारण हैं, तीनों को साथ में लेकर चलना है, प्रॉफिट, प्लेनेट और पीपल। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट आर द 3 पीस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? प्रॉफिट, प्लेनेट और पीपल। पैसा कमाओ लेकिन अपने आसपास के लोग, अपनी फ्यूचर जनरेशन और अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। हरमन डेली एक इकोनॉमिस्ट रहे, एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट। अगर आप ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो मैक्रो है, इंडियन है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट एरिया, जिसमें इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स आती है, इकोनॉमिक्स में आपका डेमोग्राफी आती है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स आती है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आती है, इवन डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स आती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आती है। तो ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। जैसे माइक्रो और मैक्रो है, उसके अलावा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, लेबर इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है। तो इतनी सारी इकोनॉमिक्स
में से एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट रहे हरमन डेली, ये कहते हैं कि सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जरूरी है जनसंख्या पर ध्यान दिया जाए, अपने पॉपुलेशन को लिमिट करें और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ावा दें. शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग. टेक्नोलॉजी शुड बी इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. इट शुड नॉट लीड टू लॉस ऑफ जॉब्स. जबकि टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्कर को डबल शिफ्ट में काम कराना आसान हो जाता है. और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो नेशनल इनकम, हमने पढ़ा है, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ते हैं. तो टेक्नोलॉजी ऐसी बनाओ कि वर्कर की जॉब जाए ना, वर्कर और डबल शिफ्ट में लगने की जरूरत हो, डबल शिफ्ट हो सके उन टेक्नोलॉजी से, और उससे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ सके. Renewable resource should be extracted on a sustainable basis. That is, rate of extraction should not exceed the rate of generation. कल ही समझाया था, रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है और रिसोर्सेज की सप्लाई कम है, इसलिए हम जिस रेट से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जमीन से या कहीं से भी नेचर से, वो रेट ऑफ रीजनरेशन से ज्यादा है अभी हाल फिलहाल में, इसलिए एनवायरमेंट क्राइसिस में है. तो अगर रीजनरेशन रेट से हम कम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाएगा. लेकिन कैसे करोगे कम एक्सट्रैक्ट? 150 करोड़ तो हम खुद ही हो गए. इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिप्लीशन, उनके क्रिएशन और उनके सब्स्टिट्यूट्स बनाने पड़ेंगे हमें. नॉन पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट ईवी आ गया ना. सो इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पोल्यूशन शुड बी करेक्टेड. ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या है बोलो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बोलो यहां तक कोई डाउट? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव होता है? बहुत अच्छे टॉपिक्स केस स्टडी के अब जो 6-7 स्लाइड हमारी बची है, ये इंडिविजुअल स्लाइड 4-4 नंबर की आ सकती है. वेरी इंपॉर्टेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव कर सकते हैं? ये दिख रहा है कुछ आपको? पवन चक्की, विंड मिल, क्या होता है इसमें? हवा चलती है, फिर पंखा घूमता है और फिर बिजली उत्पन्न होती है. और साइंस है, मैं तो नहीं समझा उसमें. काइनेटिक एनर्जी वगैरह आपने कभी सुना हो? बस मैं नाम जानता हूँ, ठीक है ना. अंदर का आप कभी गूगल कर लेना. तो इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स पे अपने पावर नीड्स के लिए. पावर शक्तिमान वाली पावर नहीं. पावर कौन सी है? लाइट. भारत में लाइट आज भी हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट से बनती है. हाइड्रो मतलब पानी और थर्मल पावर प्लांट मतलब हीट से बिजली उत्पाद होती है. तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है विंड मिल और सोलर रेस. आजकल तो सोलर पैनल महंगे घरों में देखने को मिलते हैं. बेचारा गरीब तो घर ही बना ले बहुत. तो सोलर रेस, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेस हैं जिस तरीके से बिजली उत्पाद की जा रही है भारत में, और सरकार भी इसके लिए सब्सिडी दे रही है. लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक है कि आज भी कई सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं रहे. मार्केट में सोलर पैनल के नाम पे पागल बनाते हैं. 5 लाख का सोलर प्लांट आपको 10 लाख में टिका देंगे, और आपको तो कोई नॉलेज है नहीं. तो वी स्टिल नीड अवेयरनेस. एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज. गोबर गैस प्लांट की वर्किंग आपने 10th क्लास में देखी होगी. गोबर गैस प्लांट वहां था फिजिक्स में, कहीं तो था वो. बायोगैस प्लांट. तो हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, काउ डंग, अपना डंग नहीं, काउ डंग, ठीक है ना, उससे बायोमास और फ्यूल, फॉडर वगैरह, ग्रीन कवर प्रोवाइड करता है कैटल डंग, राइट. और ये गैस बिल्कुल नेचुरल होती है, खाना बना सकते हैं इसमें हम. एंड सब्सिडाइज्ड एलपीजी इज आल्सो प्रोवाइडेड. इन एडिशन गोबर गैस प्लांट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू इजी लोन्स एंड सब्सिडी. As far as liquefied petroleum gas, फुल फॉर्म पे एमसीक्यू आ गया था एक बार. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? liquefied petroleum gas is a clean fuel and household pollution it reduces to a large extent. CNG in urban areas, उदयपुर में भी काफी सारे रिक्शा अब CNG हो चुके हैं.
ग्रीन कलर के होते हैं वो दिखने में, ठीक है। दिल्ली में तो लगभग सारी 100% रिक्शा सीएनजी है, तो भी AQI इतना हाई है वहां पर। That is compressed natural gas, फुल फॉर्म आ सकती है एज अ फ्यूल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कार, बहुत सारी कार्स आजकल तो कंपनी सीएनजी दे रही है, मारुति, Hyundai में भी नहीं, तो है significantly lowered air pollution and the environment is becoming clean. विंड पावर, ये ऑलरेडी ऊपर समझाया था अभी, विंड मिल वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाना विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। विंड टरबाइन मूव, अब ये तो क्या ही मैं समझाऊं, विंड टरबाइन घूमेगा, विंड और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। भले ही इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, इसका सेटअप कॉस्ट बहुत करोड़ों में होती है, बट द बेनिफिट्स आर हाई कॉस्ट एंड गेट इजीली एब्सॉर्ब। सोलर पैनल, व्हाट इज सोलर पैनल? सोलर सेल्स वगैरह, सोलर कुकर भी होता है, घर में चावल पकाने, धूप में रख दो उसे, और क्या दाल भी बन जाती है मेरे हिसाब से। तो जो भी चीजें, सनलाइट, एडिक्वेट सनलाइट चाहिए उसके लिए, बारिश वगैरह में काम नहीं करता। तो इट इज नेचुरली एंडोर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन सनलाइट। नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उसके अंदर, थोड़ा साइंस अब क्या करूं, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, ध्यान रखना, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। This technology is extremely useful for rural areas with the supply of power, जहाँ पर लाइट नहीं है, अब खाना तो बनाना ही है, गैस नहीं है, तो सोलर कुकर ले आते हैं, महंगा होता है थोड़ा सोलर कुकर, and it is very environment friendly. This technique is also free from pollution. अभी क्या है, ना तो कोई गैस है ना कुछ है, कोई pollution नहीं है। To increase power generation, India is also leading international body called as International Solar Alliance. India इसका एक member है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, खुद की नॉलेज, भैया एनवायरनमेंट से जुड़े रहो, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन ना दो, दो चाटे मार के उन्हें बोलो जा जाके मिट्टी में खेल। 15,000 स्पाइसेस भारत के अंदर, 15,000 तरीके के मसाले, जिसमें से 8,000 हमारे रेगुलर यूज में आते हैं। चाहे अदरक डाल के पी जाए तो दुनिया का सबसे भारी भरकम कैप्सूल भी उस चाय की बराबरी नहीं कर सकता। गला कितना भी खराब हो, अदरक की चाय पी जाए तो गला सही हो जाता है। ये सब दुनिया को हमने सिखाया है। 8,000 रेगुलर स्पाइसेस हम यूज करते हैं विद द सडन, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारे देश में आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बतन और फोक सिस्टम्स वैनिश होते जा रहे हैं। इसकी वजह से आयुर्वेद कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज कर सकता था एक समय, आज भी कर सकता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, बॉडी लोशन, फेस क्रीम, सब हम केमिकल युक्त यूज करने लग गए, जबकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा। बाबा ने कितना लूटा, और आज कितनी बड़ी कंपनी बन गई, योग कर करके बाबा बिजनेसमैन हो गए। रामदेव जी बिगेस्ट बिजनेस टाइकून, एफएमसीजी में बाकी ब्रांड्स को ऐसे चपेट चपेट के लौटाया। दंत कांति और ये कांति और शहद और ये पता नहीं क्या क्या ले, वो क्या हमें पता नहीं था, वो दिया ही दुनिया को, हमने सिखाया। तो ये सारे नेचुरल प्रैक्टिस अपनाने पड़ेंगे, नेचुरल रहना पड़ेगा। बायो कंपोस्टिंग, increased agricultural production during last 5 decades has totally neglected the use of compost, खाद। फर्टिलाइजर से आजकल सब्जियां उग रही है, 12 महीने सब्जियां देखने को पाई जा रही है। जो सीजनल सब्जियां थी वो 12 महीने आ रही। क्यों? क्योंकि हम बायो कंपोस्टिंग भूल चुके हैं। सब्जियों को अच्छी खाद, यूरिया वगैरह से उगाना भूल चुका है हमारा किसान। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीका, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने। तो ये सब बायो कंपोस्टिंग, मतलब केचुए, कभी सुना आपने केचुए? केचुए जो खाद उत्पन्न करते हैं वो सबसे फर्टाइल खाद होती है किसी भी सब्जी के लिए, फ्रूट्स के लिए। बट आज हमारी सॉइल जो है कंटेमिनेटेड हो चुकी है, ग्राउंड वाटर, क्योंकि वाटर पोल्यूशन इतना खतरनाक, वही पानी सप्लाई हो रहा है खेतों में और उसी से उगी हुई सब्जियां हम खा रहे हैं। अगेन हमें अर्थ मॉम्स और ऑर्गेनिक वाटर पर डिपेंड होकर के इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। बायो पेस्ट कंट्रोल,
विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन केमिकल फर्टिलाइजर्स यील्ड तो बढ़ा, लेकिन हमारी वाटर बॉडीज इतनी कंटेमिनेटेड हो गई, इवन मिल्क मीट एंड फिशेस आर कंटेमिनेटेड। ये सबसे बड़ा नुकसान है नॉनवेज खाने का। बकरे ने पता नहीं क्या खाया, उस बकरे को आप खा गए, पता नहीं उसके अंदर कितना गंद था और उसने आपके अंदर जाके कितना गंद मचा दिया। मछली ने पता नहीं समुद्र में क्या खाया, उस मछली को आप खा गए। सबसे गंदी मछली, उससे गंदे आप। और फिर हम सोचते हैं हम बीमारी युक्त हो जाएं, B12 मिलेगा हमें मछली से। भाई कहां से B12 मिलेगा? उसमें खुद में B12 रहा होगा तो देगी ना तुझे। So one of the such step is बायोपेस्ट कंट्रोल के लिए। अरे बायोपेस्ट कंट्रोल क्या होता है? गेहूं आती है घर में, गेहूं में आप देखना जब गेहूं भरी जाती है, कोठी बोलते हैं हमारे पंजाबी भाषा में, तो उसे कोठी बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? ड्रम, ड्रम कोठी जो भी बोलते हैं। उसके अंदर पहले नीचे नीम के पत्ते रखाए जाते हैं, फिर थोड़ी भरी फिर नीम के पत्ते रखाए जाते हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि नीम जो है इन कीड़ों को लगने से खत्म करता है। अब बताओ मैं इसमें क्या समझूं? जिसमें बहुत सारे एनिमल्स वगैरह नहीं आ पाते। इन एडिशन अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग अमंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, पीकॉक्स, आउल्स, लिजर्ड्स, माइस, वर्मिन्स, इन सब से बचाता है आपको। ये सारे प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारे सारे। फिर आता है मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स क्या है? मान लो कहीं झरना बह रहा है, मिनी हाइडल प्लांट क्या होता है? झरना बह रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, अब यूं तो सारा पानी बह जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो उस झरने के आसपास आप डैम बना दो और उस डैम का पानी आप एक टरबाइन से रोटेट करवाओ। टरबाइन टरबाइन तो पानी टरबाइन पे जाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और भारत में तो ऐसे कितने सारे प्लांट्स बन सकते हैं, आप देखो। ये जिसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है टॉपिक, जिसका भी है, तो कुछ मेहनत करनी नहीं है इको के प्रैक्टिकल, बस ये पढ़ के जाना है और वहां समझाना है। बता बायो कंपोस्टिंग क्या होता है, बायोपेस्ट क्या होता है। तो लार्ज परसेंटेज ऑफ द स्ट्रीम्स आर पेरिनियल। भारत में ऐसी कई सारे वाटर सोर्सेज है, 12 महीने पानी आता है उनमें, 12 महीने बहते रहते हैं। कई नदियों में 12 महीने पानी देखने को मिलता है। तो उसके नीचे एक टरबाइन लगा दो और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगी और लोकल डिमांड्स को, लोकल डिमांड, नॉर्मली एक दो प्लांट एक गांव, दो गांव, 5 गांव को रोशनी दे पाएंगे। ये सारी चीजें होनी चाहिए। चैप्टर का कंक्लूजन तो क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडीड डेवलपमेंट विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑफ नो यूज। इसीलिए सबका विकास हो और फ्यूचर जनरेशन हमें गालियां ना दे, इसलिए हमें ऊपर की सारी टेक्निक्स अपनानी चाहिए। मात्र एक चैप्टर आपका बचा है, भारत, पाकिस्तान और चाइना। थैंक यू।